ये खाली भड़के लगाने वाली बात है, कर नहीं सकते। इन्हें ये पब्लिक में नहीं जा सकते, ये आज पब्लिक में बन कबाब खाने नहीं जा सकते, वोट मांगने किस तरह जाएंगे। वो प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं ज़रदारी साहब, वो कोई लॉ अबाइडिंग पॉलिटिक्स, कोई मॉरल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, एथिकल पॉलिटिक्स नहीं, उनकी पावर पॉलिटिक्स है। उसका एक ही नुक्ता नजर होता है, इक्तदार छीनना कैसे है, इक्तदार बचाना कैसे। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जो संगीन तरीन खतरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं और जो और दूसरी मुख्तलिफ मुश्किलात मुल्क को हैं, इतनी एक वक्त में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं आई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, 7 माह से हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दर्जन से जायद जमातों की एक ही रट थी कि इमरान खान अगर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं तो पंजाब और पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील करें। आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, आपको वो दिखाते हैं। हमसे मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट जो है वो डिज़ोल्व करें। वो भी तुम्हारी भी तो गवर्नमेंट्स है ना, दो, उनके डिज़ोल्व हुए बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो करो ना पहले डिज़ोल्व, अगर तुम इतनी जो है वो इलेक्शन से तुम्हारी कमिटमेंट है। और फिर दर्जन से जायद जमातों ने फिर वही गलती की कि वो उस कप्तान को चैलेंज कर रहे हैं जिसे चैलेंज से नबर्द आजमा होने में मजा आता है और हर उस चैलेंज से उसे मजीद कामयाब करता है। कप्तान एक गेंद पर 3 विकेटें लेने की बात करता था, लेकिन यहां कप्तान ने एक इन स्विंगिंग यॉर्कर से पूरी टीम को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करके हुक्मरान इत्तेहाद को एक और हजीमत से 2-4 कर दिया। अब असम्बलियां तहलील करने का चैलेंज करने वाले कानूनी और तकनीकी मोशगाफियों को ढूंढने के लिए दाएं बाएं झांक रहे हैं कि कुछ भी करके असम्बलियों को तहलील होने से बचाया जा सके, वगरना यह ना हो कि कप्तान घसीट कर इंतखाबी अखाड़े में ले आ जाए और चारों शाने चित भी कर दे। इलेक्शन से फरार के ख्वाहिशमंद इलेक्शन से फरार की राहें ढूंढने लगे हैं। एक वावेला जो हमेशा से किया जाता रहा कि खान के पास भले अवामी सपोर्ट हो लेकिन सियासत के दाव पेच से वो नाबरत है और इस मैदान में पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के ज़ेर कायदीन को कप्तान पर एज हासिल है। लेकिन अब क्या हुआ, कप्तान ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के खुद साख्ता ज़ेर सियासतदानों को सियासत के मैदान में मात दे दी। वो सियासी चाल चली कि कप्तान के नाकदीन भी कप्तान के मास्टर स्ट्रोक को सराहे बिना न रह सके। अब हुकूमती इत्तेहाद को हर 2 सूरत हजीमत का सामना करना पड़ेगा, या बादल नखास्ता इंतखाबी मैदान में कप्तान का सामना करके हजीमत उठाएं जो नविश्ता दीवार है, या फिर असम्बलियां बचाकर अपने चैलेंज की खाक चाटें और हजीमत उठाएं। बहरहाल सियासी शिकस्त से अब फरार नामुमकिन है। इसे कहते हैं एक गेंद पर 13 विकेटें। तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से सूबाई असम्बलियों के बाद मामलात किस सूरत होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास, और इस वक्त राजा आमिर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अमीर अब्बास, मैं आपका इंटेक लूंगा कि ये इमरान खान का ऐलान और उसके बाद पहले मुसलसल कहा गया जुर्रत नहीं है खान में कि वो असम्बलियां तहलील करे। अब वो अगर असम्बलियां तहलील करते हैं तो उसका काउंटर लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्शन नहीं करवाना, अवाम के पास हुकूमत ने, वफाकी ने नहीं आना, पीडीएम ने। देखिए, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नया क्राइसिस इस हुकूमत के लिए खड़ा कर दिया है। पहला क्राइसिस ये हो सकता था कि वो एहतजाज या धरने को मजीद आगे बढ़ाते और इस हुकूमत के हाथ पांव फूल जाते। उन्होंने उससे भी बड़ा वार किया और एक ऐसी उन्होंने स्ट्रेटेजी पेश की कि आप देख लें कि कल से आसिफ अली जरदारी साहब, इधर से मौलाना फजल रहमान की पार्टी, मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी पंजाब, हमजा शहबाज को हंगामी इजलास तलब करना पड़ गया। कल खैबर पख्तूनख्वा में रात अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ। जरदारी साहब 48 घंटे अहम तस्वुर कर रहे हैं सारे मामले में पेशरफ्त हो सकती है। ये सोच कर कुछ और बैठे थे, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ।
अब देखिए, अगर दोनों असम्बलियां तहलील होती हैं, मुदस्सिर मैं तहलील की बात कर रहा हूँ, मैं ज़िमनी इंतखाब की बात नहीं कर रहा। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील होती हैं तो उसके बाद 60 दिन में इंतखाबात होंगे। उसके ऊपर जो अखराजात आएंगे वो 22.5 अरब रुपए, कम अज कम 22.5 अरब रुपए, 400 से जायद जनरल सीट्स हैं, जनरल सीट्स जिनके ऊपर इंतखाब होगा। फी हल्का जो लागत आएगी वो 5 से 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और अगले ही साल आपके आम इंतखाबात हैं मुल्क में, तो क्या आपका मुल्क इसका मुतहमिल हो सकता है जब एक तरफ आपको 800 अरब रुपए के IMF तलवार लेकर खड़ा है कि टैक्सेस न लगाओ और IMF के साथ आगे डील नहीं हो पा रही है, आप 22.5 अरब रुपए खर्च कर दें और फिर 6 महीने के बाद फिर आपके मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल शुरू हो जाए। सो अगर इमरान खान असम्बलियां तोड़ने की तरफ जाएंगे तो हर हाल में मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब मेरे पास अपडेट नहीं है, आज इमरान खान साहब का जमान पार्क में अपना इजलास होना था मुशावरती, वो शुरू हुआ है या अभी नहीं हुआ। बहरहाल वो भी आज कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, वहां पर फैसला अमीर अब्बास वहां हो रहा है कि क्या फैसला। लेकिन एक जो सवाल आपने बात की है कि इसी साल में, यहां पर एक कानूनी नुक्ता मैं राजा आमिर अब्बास साहब से जानना चाहूंगा। राजा साहब, अगर असम्बली तहलील कर दी जाती है, चाहे वो KP हो या पंजाब असम्बली, तो क्या वहां पर भी ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में असम्बली बनेगी या फिर वहां अगले 5 साल के लिए असम्बलियां तश्कील दी जाएंगी जहां असम्बली तहलील होगी कि सिंध में और बलूचिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ के इस्तीफे देंगे, ज़िमनी हो जाएगा। इन दो असम्बलियों में क्या सूरत हाल होगी? देखिए, असम्बली अगर तहलील होती है होने की सूरत में जो इलेक्शंस होंगे वो सिर्फ इस मुद्दत तक होंगे कि जो इस असम्बली के मुद्दत है, यानी कि जुलाई 2023 के आखिर तक। क्योंकि जो नेशनल जनरल इलेक्शंस होते हैं ये जनरल इलेक्शंस नहीं कहलाएंगे, ये तहलील होने की सूरत में दोबारा इलेक्शन फॉर द रिमेनिंग टर्म होंगे कि जो उनकी टर्म रिमेनिंग है उसके लिए होंगे। तो बाय इलेक्शंस तब होते हैं कि जब पर्टिकुलर सीट वेकेंट हो, तो बाय इलेक्शंस उस सीट की हद तक है। लेकिन अगर पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो ये पूरी असेंबली के इलेक्शंस होंगे। जैसे कि अमीर अब्बास ने कहा कि पूरी असेंबली के अगर इलेक्शंस होते हैं 2 माह में उनको कराने होते हैं 60 डेज में, तो 60 डेज मीन्स कि पीछे रह जाएगा आपके पास जनवरी और फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ये नेशनल असेंबली है अपनी टर्म पूरी करेगी। तो ये किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है कि इसमें दोबारा से इलेक्शन में जाया जा सके। तो फिर जो सेकंड उनकी ऑप्शन होगी, अगर ये तहलील होती हैं तो जो नेशनल असेंबली है वो भी सिर्फ एक छोटे से मार्जिन पे खड़ी है, 2-4 सीटों के मार्जिन पे। अगर वहां पे एक MQM या बाप पार्टी अगर अलहदा होती है या कोई और मेंबर्स कम होते हैं, तो अगर सदर ममलिकत कहते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और अगर वो 172 अरकान नहीं जमा कर सकते तो ऐसी सूरत हाल में वो असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी नेशनल। और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरीके से कश्मीर है। तो आई थिंक अल्टीमेटली जो बात है कि बात अब जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो वही है कि इलेक्शंस हो, मुल्क में जनरल इलेक्शंस हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। और ये जो बात की कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, जैसे अमीर अब्बास ने कहा कि कम नहीं किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है मुल्क में, और वो है फेयर एंड फ्री जनरल इलेक्शंस। अब वो जो है 2 या 3 माह बाद होते हैं या 5-6 माह बाद। लेकिन राजा साहब उस जानिब तो हुकूमत आ ही नहीं रही है ना कि फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन जो है वो पहले अनाउंस किया जाए। अमीर अब्बास साहब, एक चीज़ मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, अब 7 माह गुजर गए, कौमी असम्बली से जो इस्तीफे दिए गए उस पर तो इलेक्शन उन्होंने करवाया नहीं है। अब तो वो किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे कि पंजाब असम्बली तहलील हो पाए, यहाँ जनरल इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हों। 180 सीटों वाली इमरान खान की मकबूलियत जो है वो तो यहाँ 220 सीटों तक भी जा सकती है। तो ऐसी सूरत में तो PDM, नून लीग, बाकी जमातें वो तो नहीं चाहेंगी। क्या सोच सकती हैं, क्या कर सकती है कि रोका जाए इस मामले को? देखिए, अगर फौरी तौर पर PDM इलेक्शन में जाएगी तो मुदस्सिर इसका मतलब है कि PDM अपने आप को चारे के तौर पर, एक फॉडर के तौर पर इमरान खान के सामने फेंक देगी और इमरान खान इनकी जुगाली करके खा जाएगा। वो किसी सूरत में
इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। वो आईनी, गैर आईनी, महल्लाती साजिशें, कोई और जादूगरी, वो कोई ना कोई हरबा जरूर आजमाएंगे कि हम किसी तरह से इलेक्शन को डिले करें। और आसिफ अली जरदारी तो मशहूर ही माशाल्लाह इसी काम के लिए है। उनकी सियासत का तो एक ही मरकज व महवर है, वो है पावर पॉलिटिक्स। वो प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं जरदारी साहब, वो कोई लॉ अबाइडिंग पॉलिटिक्स, कोई मॉरल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, कोई एथिकल पॉलिटिक्स नहीं, उनकी पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स उसका एक ही नुक्ता नजर होता है, इक्तदार छीनना कैसे है, इक्तदार बचाना कैसे है। अगर नहीं है तो छीन लो, अगर है तो बचाओ। इसकी खातिर जो कर गुजरना है कर गुजरो। ये है आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी जिंदगी का मोटो, ये है उनकी मिशन स्टेटमेंट। तो माशाल्लाह उनको पंजाब के काम पे इसीलिए लगा। अब आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जब कोई सियासी गंद करना होता है, कोई झुल्लू फैरना होता है, किसका नाम लेती है पीडीएम, किसको टास्क सौंपती है? कहते हैं बंदा सिंध से ढूंढ के लाओ आसिफ जरदारी, वो ही काम कर सकता है। अब अंदाजा करें जरदारी साहब खुद भी सोचे बैठ के बंद कमरे में कि यार मेरी रेपुटेशन क्या हो चुकी हुई है। नहीं, वो तो कहते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी हैं, तो सब पर भारी आदमी लाया जाएगा ना। भाई सबसे उनको सोचना चाहिए मुदस्सिर कि ये जितने भी सियासी 2 नंबर काम है उनके लिए मैं ही नजर आता हूं उनको। वो खुद सोचे, वो खुद अपना जरा मुहासबा करें कि मेरी रेपुटेशन क्या हो चुकी है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी है इमरान खान के खिलाफ तो भी मुझे कहते हैं तुम आगे लोगो, ये तुम काम कर सकते हो। अगर पंजाब में कोई हेरा फेरी करनी है वहां पे भी जरदारी, यानी जरदारी साहब का ये सियासी 2 नंबरियां, फनकारियां, सियासी हेरा फेरियां, इसी के लिए जरदारी साहब रह गए इस मुल्क के अंदर। कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, कोई रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स, कोई प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जरदारी साहब के साथ वो नहीं जुड़ेगी। जरदारी साहब के साथ नेगेटिव पॉलिटिक्स ही डथी हो चुकी हुई है। जरदारी साहब के लिए काबिल फख्र बात है, काबिल शिमन्ने की है ये। अभी फिर उनको कहा गया कि वहां जाके, और अब तो जो मेरी इत्तला आ रही है कि जरदारी साहब को तो पेशकश कर दी गई है नून लीग की तरफ से कि भाई किसी तरह हमारी इमरान खान से जान छुड़वा दो, किसी तरह परवेज इलाही से जान छुड़वा दो, तुम्हारी 7 सीटों के साथ हम तुम्हें वजीर आला पंजाब बना देंगे। अच्छा नहीं, लेकिन ये वजीर आला पंजाब बनाने वाला अमीर अब्बास जो आप बात करें, ये नंबर, मैं वापस आता हूँ इस पर। यहाँ एक सवाल मेरा है कि वो एक आईनी सा सवाल है, मैं राजा साहब से जानूंगा, साथ में उनका तज्जिया भी इस पर कि राजा साहब ये अदम एतमाद का कहा जा रहा है कि जी तहरीक अदम एतमाद अगर जमा करवा दी जाए तो फिर तो मुमकिन नहीं है कि आप असम्बलियाँ तहलील कर लें, लेकिन अदम एतमाद के लिए नंबर्स क्या होने चाहिए कि वो फिर तहरीक पेश की जा सकती है और असम्बलियों की तहलील रोकी जा सकती है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद जब एक सेशन चल रहा है असेंबली का तो वो पेश ही नहीं की जा सकती। उसमें बार लगा हुआ है कि एक सेशन के दौरान, एक सेशन की कार्रवाई के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। अगर पेश करनी है तो उसके बाद 20% ऑफ द इंटायर जो फ्लोर का है वो उसमें मेंबर्स होंगे और वो तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है तो जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर काफ लीग और पीटीआई मुकम्मल इस्तीफा भी दे देती है तो ये भी बड़ी अच्छी एक गेम होगी जो इमरान खान साहब कर सकते हैं। ज़हन में ये चीज रखिए कि आगे आ रहा है बजट, और बजट को पास करने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपकी 50% जो सीटें हैं सूबाई असेंबली की, उससे ज्यादा उसके अप्रूवल के लिए जरूरी है। अगर इतनी मेंबरशिप पीकेपी में और पंजाब में नहीं होगी तो वो बजट पास नहीं हो सकेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा कि जनाब बजट तो पास ही नहीं हो सकता, इतनी तो तादाद ही नहीं सूबाई असेंबली में। फिर एक खान साहब ये कर सकते हैं कि अगर इस्तीफा दे देते हैं, असेंबली नहीं तोड़ते, तो फिर इलेक्शंस की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर वजीर आला इनका होता है पीडीएफ का, तो वो अवाम का में कैंपेन करने की बजाय वो सारा का सारा जो प्रेशर है या जो टफ डिसीजंस हैं या जो महंगाई है या जो हालात अबतर होते जा रहे हैं वो सारा इन पे पड़ेगा। तो आई थिंक अल्टीमेटली तो ये पीडीएम का भी कहना था कि अगर आप केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ते हैं तो हम सिंध की फौरन तोड़ देंगे और हम जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो क्या आपको इस हालात में इजाजत देगी कि आप इस किस्म की लूली लंगड़ी असेंबली को लेकर चले,
क्या IMF आपके साथ फिर डील कर पाएगा? क्या इंटरनेशनल जो आपके ममालिक हैं या एजेंसीज हैं या डोनर्स हैं, क्या वो किसी मुल्क में ऐसी गवर्नमेंट कि जिसमें 65% सीटें खाली हो पार्लियामेंट की, उनके साथ कोई डायलॉग हो सकता है? तो ये इम्पॉसिबल है। ये खुद ब खुद गिरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और वो जो इमरान खान का जनरल इलेक्शंस की बात की, उसके अलावा इनके पास भी कोई हल नहीं बचेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी इलेक्शंस कराएंगे, एक फेयर उस पे आ जाते हैं, तो शायद बेहतर हो। जितना ये लेट करेंगे, इमरान खान का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा और PDM जो आप कह रहे हैं कि करवाएंगे, करवा तो नहीं सकते इस सूरत हाल में। जैसे अमीर अब्बास ने कहा कि वो चारे के तौर पर अपने आप को पेश करे। अमीर अब्बास, क्विकली में जरदारी साहब बचा लेंगे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम नून को, और ये भी वक्त आएगा कि मुस्लिम नून को बचाने के लिए जरदारी साहब आए? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है मुदस्सिर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में एक जुमला बोला जाता है कि जी सियासत में कोई कुछ हरफ आखिर नहीं होता। ये इतना भांडा किस्म का जुमला है, इतना भांडा जुमला है भाई। सियासत में ही हरफ आखिर होता है। ये दकियानूसी और जाहिलाना सियासी मंतक है कि सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता। ये इसलिए जुमला खड़ा हुआ है और इसको बरकरार रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आसिफ जरदारी साहब और ये जो बाकी हमारे सियासतदान हैं, चूंकि उन्होंने सियासत में कोई ना कोई चोर रास्ता बाकी रखना होता है, कोई ना कोई गुंजाइश निकालनी होती है हेरा फेरी की, तो ये कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। भाई, दुनिया की सियासत में हरफ आखिर ही होता है। उसूल हरफ आखिर है, मोरालिटी हरफ आखिर है, एथिक्स हरफ आखिर है। खुद गर्जी नहीं, लालच हरफ आखिर नहीं है। सेल्फलेस होना हरफ आखिर है, सेल्फिश होना हरफ आखिर नहीं है। ये दुनिया की सियासत में कुछ हुरूफ आखिर है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अनफॉर्चुनेट के जो हरफ आखिर है वो शायद उसूल और मोरालिटी नहीं है, वो और बहुत कुछ है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का, और राजा आमिर अब्बास साहब के साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने फौरी रद्द अमल दे दिया खान साहब के मामले पर कि ज़िमनी इलेक्शन 60 रोज में करवा देंगे। हुकूमत तो अभी सोच रही है इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल क्यों आ गया? इलेक्शन कमीशन तो चाकरी कर रहा है ना नून लीग की, वो तो वो न्यूट्रल तो है ही नहीं, वो तो पार्टी है। उसका तो हमने कहा है कि उनको तो इलेक्शन एक सिंबल भी अलॉट कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो वो तो आपको पता है किस तरह चल रहा है, तो उससे तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कोई इंसाफ की। सही। देखिए, एक तो ये इलेक्शन कमीशन जो 60 दिन के इलेक्शन का कह रहा है ना, इसमें तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का तो फायदा है। अगर कराते हैं तो 2/3 मेजोरिटी तो पंजाब में ही ले जाएंगे हम, KP तो हमारा है ही। ये खाली भड़कें लगाने वाली बातें कर नहीं सकते। इन्हें ये पब्लिक में नहीं जा सकते, ये आज पब्लिक में बनकबाब खाने नहीं जा सकते, वोट मांगने किस तरह जाएंगे? सही है। लेकिन अभी वफाकी हुकूमत में मौजूद इमरान साहब जो वज़रा है वो कह रहे थे आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम इलेक्शन करवा देंगे। अब जब असम्बलियों तहलील की बात आई है तो वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, अभी मुशावरत इस मामले में चल रही है। आज खान साहब ने लाहौर में मीटिंग बुलाई है सीनियर अरकान की, अभी हम रास्ते में हैं, तो जाएंगे तो उस पर कोई बातचीत होगी, उसके बाद कोई सूरत हाल क्लियर होगी। लेकिन ये इसमें कोई जल्दी हमें है नहीं इसके अंदर। हमें ये मूव जो है खान साहब ने बड़ा सोच समझ के करना है, और इसके बाद तो कोई चीज़ रह नहीं जाती अर्ली इलेक्शन की, क्योंकि इसके बाद तो आप जानते हैं कि 500 से ज़्यादा नशिस्त के ऊपर इंतखाबात कराने हैं, और इस हुकूमत के अंदर या किसी भी हुकूमत के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो 850 सीटों के ऊपर टोटल इंतखाबात पाकिस्तान में होते हैं, उसमें 500 से ज़्यादा सीटों पर अगर एक पार्टी रिजाइन कर दे तो वो फिर भी रेजिस्ट कर सके उसको। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, साफ के रहनुमा, साबिक गवर्नर हमारे साथ मौजूद थे। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने और इस्तीफों का ऐलान किया है और इस पर अब मुशावरत भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के इस ऐलान पर क्या कहते हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं कि आवाम क्या कहते हैं। अब तकरीबन मेरे ख्याल 6 माह तो होने वाले हैं, ये लोग सीधी तरह बात नहीं मान रहे, तो उसका हर ही हाल तो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ और PTI अरकान के जो कौमी असम्बली में मेंबर्स हैं वो इस्तीफ़े दे दें, तो फिर तो इलेक्शन इन्हें करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि ये शराफत की ज़बान इन्हें समझ नहीं आ रही। ये पता नहीं किस मिशन पे आए हैं जिसकी ये तकमील इनकी अभी तक नहीं पूरी हो सकी।
हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आए हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आए और हमारी जो गरीब आवाम है इनकी बेहतरी के लिए आए। जी बिल्कुल दुरुस्त है, और उनको जो इमरान खान साहब करते हैं वो ठीक करते हैं, और जो उन्होंने फैसला किया वो आवाम को मंजूर है, उनके चाहने वाले उनको भी मंजूर है। इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब आदमी का जीना जो है मुश्किल हो गया है। जो चीज़ 20 रुपए में आती थी वो अब वो 40 रुपए में हो गई है, डबल रेट। तो अवामी रद्द-ए-अमल अवाम क्या कहते हैं आपने देखा है। हम बात करेंगे आगे। अब पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी सूरत हाल के हवाले से सर्दियां आ रही हैं और अब गैस नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। IMF के साथ मामलात तय नहीं हो पा रहे हैं। इस सूरत हाल पर एक तरफ साबिका वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान मुस्लिम नून के मौजूदा वज़ीर ख़जाना के बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं स्कूक बॉन्ड के हवाले से कि अब बॉन्ड्स की अदायगियों के मामलात भी मुश्किल हो जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर, दोनों जानिब जो है वो ये कह रहे हैं कि सागदार साहब कह रहे हैं स्कूक बॉन्ड की अदायगी का उन्होंने कहा दावा किया है, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है। तो ये वाकई रिस्क जो है वो डिफ़ॉल्ट का वो ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान का पहुँच चुका है। सर बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जो संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं और जो और दूसरी मुख्तलिफ मुश्किलात मुल्क को हैं, इतनी एक वक्त में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं आई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन हुकूमत के पास इनसे निमटने के लिए, इनको हल करने के लिए कोई अज़्म पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है। वो सिर्फ ये हिकमत अमली बना रहे हैं कि 30 जून तक गुजारा कर लें, जो वो कर लेंगे। जहाँ तक डिफ़ॉल्ट का ताल्लुक है, इस पर मेरे दो नज़रियात हैं। जहाँ तक टेक्निकली आप देखें तो पिछले 20 बरसों से हमने जो डिफ़ॉल्ट बचाया है वो दूसरों ने हमें डिफ़ॉल्ट से बचाया है, हमने नहीं बचाया। इस वक्त भी जो सूरत हाल होगी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है तो आप रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। आप ये कहें हुकूमत की पॉलिसी गलत है, जो मैं कह रहा हूँ हुकूमत की पॉलिसी तबाहकुन है, ये आग से खेल रहे हैं। इनके दौर में मईशत को गुजारा तो हो जाएगा लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी और बरकरार रहेंगी। तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा से कह रहा हूँ 0% है, 0% है। हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, मगर इसमें कोई कमाल जो है इस हुकूमत का नहीं है या किसी और का नहीं है। ये उन ममालिक का है जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से या सीपैक की वजह से या मुख्तलिफ दूसरों की वजूहत से, या जो अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है, वो दुनिया नहीं चाहेगी कि फ़िलहाल कम से कम अगले 1 बरस तक हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने दें। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अगर ये हुकूमत का कोई कमाल नहीं है तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की कुर्बानियाँ देने की क्या ज़रूरत है? कहा तो ये जा रहा था डार साहब आएंगे, डॉलर कंट्रोल होगा, हर चीज़ सस्ती कर देंगे, मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो ये तो फिर वही ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, इत्तेहादी ममालिक हैं जो पाकिस्तान को पहले भी करते रहे, अब भी वो बताएंगे। तो फिर डार साहब का क्या कमाल? नहीं, मगर पहले ही मैं कह दूं कि ये आग से ना खेलें। ये दुनिया बदल रही है, अमेरिका की पॉलिसी बदल रही है, IMF की पॉलिसी बदल रही है, अफगानिस्तान की पॉलिसी बदल रही है। ये हालात बरकरार नहीं रहेंगे अगर आप सियासी झगड़ों में पड़ते रहे और ये जो थोड़ी सी मोहलत रह गई है इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर हकीकी मानों में 2024 के बाद आपके ऊपर एक तलवार लटकेगी। लेकिन पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट करेगा, मैं आपको पहले ये बता दूं, पाकिस्तान उस वक्त ही डिफ़ॉल्ट करेगा जब हुकूमत और कौम ये तय कर ले कि हमने खुदकशी करनी है। अगर ये हमने हुकूमत खुदकशी करने के लिए तैयार होगी तो हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, वरना हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। ये कोई मामूली मुल्क नहीं है, ये मैं बता दूं। ये मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी की नहीं कर रहा। जब ये हम तय कर लेंगे कि हमने खुदकशी करनी है तो आप डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। सही। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा क्विकली कि इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि रूस से तेल और गैस ली जाए, उसको खासी तनकीद का ये निशाना बनाएगा कि ये काबिल अमल नहीं है। अब मौजूदा हुकूमत के वज़रा इसी बात को लेकर वो जा रहे हैं, तो क्या वाकई अब ये मामलात हो सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे ज़रूर हो सकते हैं, मुश्किलात हैं, क्योंकि कुछ कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। असल में जो इमरान खान साहब से गलती हुई थी, मैं आपको साफ बता दूं, मैं फैक्ट पे जाता हूँ। जब वो फरवरी में वहाँ से होकर आ गए थे और उनकी बात हुई थी, तो यहाँ से जो पहला ख़त लिखा गया वो लिखा गया मार्च के आखिर में।
आप आने के 2-4 दिन के बाद, ये वजीरों की गलती है, मैं बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ, किसी को हमें कोई शर्माने की जरूरत, वो लेटर हमको लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा। जब नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी उस वक्त वो लेटर लिख दिया गया। फिर उसके सफीर ने कहा कि जी अभी तो मैं बात कमिट नहीं कर सकता, ना कोई जिम्मेदारी से कर सकता। फौरन वो लेटर लिखा जाता, फौरन मार्केट में वो खबर आ जाती, अखबारात में छप जाता, आपके प्रोग्राम में आता कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बात हुई है, उन्होंने ये कहा है, हमारा ये खत है, तो फिर मौका नहीं मिलता। ऐसी हिमाकतें करते क्यों हैं कि फिर आपको ऐसे दूसरी पार्टी वो एक्शन लेती है जिससे मुल्क को नुकसान हो। मुझे परवाह नहीं एक दूसरे को इल्जाम लगाएं, मेरी जो कमिटमेंट है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन आपने चूंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की, तो मैं बता दूं कि उनका जो गलती उनसे हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने जब तजर्बा शायद कम भी था, ये पुराने घाघ हैं, उनको ये चाहिए था कि जब 28 अप्रैल को वाशिंगटन गए थे तो उन्होंने ये कहा था मई में हमारे मामला तय हो जाएंगे। उन्होंने जो बजट बनाया जी, वो IMF से उन्होंने जो मामला तय किए थे उसके खिलाफ बना दिया, IMF नाराज हो गया। फिर उन्होंने, आपने देखा होगा वो किसान टैक्स लगाया गया था छोटे ताजरों को, वो दबाव पर वापस नहीं। उस वक्त उनको बोलना चाहिए था कि जनाब ये मैंने कमिटमेंट किया है, आपसे पूछ के किया है, IMF से तय हुआ है, तो अब मैं ये बैकआउट नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से ये मामला चलते गए, रिजर्व्स गिरते गए, रुपए की कदर गिरती गई। और जो ये दावा करके आए थे हमारे डार साहब, तो ओके 200 मैंने कहा था कि ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, 200 पे नहीं आएगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब डॉलर 200 पे नहीं आएगा, इनके हाथ से निकल गया। अगर कोई पाकिस्तान में ये गलत फहमी है, क्योंकि आपने अवाम की बात की, किसी को ये गलत फहमी है कि जून 2023 तक औसत अफराद ज़र 22% से कम रहेगा तो वो अहमकों की जन्नत में है। तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन से आप आगाह कर रहे हैं कि जून तक जो है हुकूमत अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन अवाम जो है उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हमारे साथ थे। और अब यही सूरत हाल जो है वो नज़र आई है बोल बाजार में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान देखने में आया है। तकरीबन 950 पॉइंट से ज़ायद जो है वो ट्रेडिंग में कमी हुई है। बात करेंगे, हमारे साथ कफील अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कफील, आज क्या सूरत हाल रही और क्या वजह थी कि स्टॉक एक्सचेंज नीचे आई? देखिए, जुमे को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ था और जिस तरह कहा जा रहा था माहिरीन की जाने से कि 1% इजाफे का इम्कान है, और वही हुआ। और शरह सूद जो है वो 16% तक बढ़ा दी गई। उसके बाद आज जब मार्केट का आगाज हुआ तो उसमें तकरीबन 950 पॉइंट की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। तमाम इख्तिताम पर मार्केट जो थी वो 865 पॉइंट कमी रिकॉर्ड की गई और 42,071 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। मजमूई तौर पर सेंटिमेंट जो था वो खासा नेगेटिव था। जो सरमायागारों का कहना यह है कि एक जानब जो है वो ना हुकूमत के इकदाम कर पा रही है मीशत को संभालने के हवाले से, और ना ही इंतखाबात के हवाले से कोई डेट सामने आ रही कम अज कम जो है वो मीशत को संभाल सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि जो डॉलर था वो आज भी जो है वो 224 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ और उसमें 56 पैसे का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तमाम जो इंटरबैंक की जो क्लोजिंग आई है वो 223 रुपये 95 पैसे आई स्टेट बैंक की जानिब से। ये तमाम सिचुएशन है। एक्सपोर्ट्स जो है उसके नंबर भी खासी डिक्लाइनिंग उसमें तो खासी इस वक्त सूरत हाल खासी खराब है। कफील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और हम बात करेंगे अब कुछ अंदर की खबर के हवाले से। रोशनियों के शहर कराची के बासी तमाम तर टैक्स अदा करने के बावजूद चोरों, डाकुओं, लुटेरों और राहजनों के रहमो करम पर है। 2022 में डाकू अब तक 80 से ज्यादा शहरियों को कत्ल कर चुके हैं। वारदातों के लिए खुलेआम किराए पर दस्तयाब असलहा इस्तेमाल हो रहा है। बजाय इसके कि पुलिस कराची में अमन व अमान के लिए सरगर्म होती, सिंध की पुलिस को इस्लामाबाद भेज दिया गया, सैलाब मुतासर इलाकों में भेज दिया गया। नतीजतन कराची में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर पहुंच गए। इतनी फोर्स मौजूद नहीं जो हर पोलिंग पर ठप्पे लगाए, इसलिए बार बार बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल किए गए। अब इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में 39,000 पुलिस एहलकारों की जरूरत है। कराची के तमाम इजलास से 12,000 जबकि मुख्तलिफ यूनिट से 10,000 फोर्स दस्तयाब है। मजमूई तौर पर 10,000 पुलिस फोर्स की किल्लत है। सैलाब मुतासर इलाकों से पुलिस फोर्स आने में कम अज कम 3 माह लगेंगे। शहर कराची में जहां पहले ही 10,000 पुलिस ऑफिसर की कमी है, वहां किस तरह कम नफरी के साथ बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? कब तक सिंध पुलिस और दीगर शहरों में अपने खिदमात अंजाम देगी और कब तक कराची ऐसे ही लुटेरों के रहमो करम पर रहेगा? ये सवाल सिंध के हुक्मरानों के लिए बहुत अहम है। और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।